गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। इस ई लेक्चर का टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर आपने जाना गोपाल कृष्ण गोखले के प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिवार किस प्रकार था, शिक्षा दीक्षा कैसी रही, किन संस्थाओं से वो जुड़े रहे, किन संस्थाओं का गठन उन्होंने किया, क्या लिखा, किन लोगों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। यानी हम किसी भी व्यक्ति के आकलन जब करते हैं तो उसके प्रारंभिक जीवन में उसके भविष्य की झलक हमको दिखती है। तो हमने पार्ट 1 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले के प्रारंभिक जीवन को समझा। इस पार्ट 2 में हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रारंभिक विचारों को जानने से पहले एक पृष्ठभूमि में आपको बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख उदारवादी नेता थे और ये उनकी जो स्वभाव और शिक्षा दीक्षा थी उसमें ब्रिटिश उदारवाद का एक भारी असर था और इसीलिए वो एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। वो अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान भी उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो बहुत विवेकपूर्ण था, बहुत व्यवहारिक था और संवैधानिक विकास के मार्ग को अपना के उन्होंने धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके राजनीतिक विचारों में सबसे पहला विचार है ब्रिटिश न्यायप्रियता और उदारता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा ने उन्हें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति एक गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई नौरोजी की तरह वो विश्वास करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और वो भारत के साथ न्याय करेंगे। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का वो सभी भारतवासियों में प्रचार भी करते थे। वो हमेशा भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे। ब्रिटेन की उदारता और न्यायप्रियता को प्रेरित जगाने के लिए वो भारतीय जनमानस को प्रेरित भी करते थे। तो इस रूप में स्वयं वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और इसीलिए उनके सारे आंदोलन में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो कहीं ना कहीं ये मानते थे कि ब्रिटिश जाति न्यायप्रिय है, उदार है और इसलिए उनको ये एक विश्वास था कि वो हमको स्वशासन और स्वाधीनता अंतवो गत्वा प्रदान कर देगी। तो एक पहला उनका राजनीतिक विचार और ये उदारवादी विचार भी है। तो अगर आप किसी भी उदारवादी को देखेंगे तो उसके मन में भी ये विचार रहा और इसका बहुत बड़ा कारण ब्रिटिश शिक्षा का असर दिखता है। ब्रिटिश शिक्षा की वजह से जो ब्रिटिश जो नेताओं को या जो ब्रिटिश साहित्य उन्होंने पढ़ा तो उससे उनके अंदर ये न्यायप्रियता में ब्रिटिश लोगों की और उदारता में विश्वास जगा। दूसरी चीज थी उन्होंने संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास व्यक्त किया। जितने भी उदारवादी हैं वे सभी संवैधानिक साधनों को मानते रहे। जैसा कि आप जानते हैं संवैधानिक साधनों का तात्पर्य है वो साधन जो संविधान के दायरे के अंतर्गत रह के अपनाए जाए। और वो साधन कौन से होते हैं? वे साधन है प्रार्थना पत्र है, शिष्टमंडल है, प्रतिनिधि मंडल है। इन तरीकों के साथ आप जब किसी हिंसात्मक तरीके को ना अपना के संविधान की मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करें तो वे सब संवैधानिक साधन हैं। गोखले का संवैधानिक और वैधानिक आंदोलन में बहुत गहरा विश्वास था। वे उग्र विचारों, साधनों या असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए हितकर नहीं मानते थे। वे ब्रिटिश शासन से जो स्वाधीनता है वो संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए उनके जो तरीके थे, चाहे वो भेंट करने के तरीका हो या प्रतिनिधि मंडल भेजना हो या याचिकाएं हो या प्रतिनिधि मंडल हो, वे सब सारे तरीके संवैधानिक थे और इसीलिए गोखले के विरोधियों ने उनके कार्य के तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम भी दिया, जो कि एक तरह से उचित नहीं था क्योंकि उनका उद्देश्य उस समय या उन उदारवादी उस समय भारतीय राजनीति में आए जबकि वो प्रारंभिक दौर था
और उस समय भारतीय जनमानस को राजनीतिक मुद्दों की ओर जागृत करना ही सबसे बड़ा काम था। तो इसलिए ये इनके कार्य के तरीके थे और पूरी अपने सारे कार्यकाल में जो उदारवादी थे वो संवैधानिक साधनों में आस्था रखते रहे। तीसरी चीज थी उनकी स्वशासन की धारणा। गोखले और सभी उदारवादी क्रमिक सुधारों को में विश्वास करते थे। क्रमिक सुधारों का तात्पर्य होता है कि जो हर स्वतंत्रता है वो एक किसी पेन से लिख देने से या लिख देने से हासिल नहीं होती है। वो एक क्रमिक तरीके से व्यक्ति को मिलती है या व्यक्ति जो है उस स्वतंत्रता को धीरे धीरे जब उसको प्राप्त होती है तो वो उसके महत्व को भी समझता है। इसलिए उनका ये मानना था कि जितने भी सुधार होंगे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उनका अंतिम लक्ष्य स्वशासन की प्राप्ति है और इसीलिए वे ब्रिटिश नौकरशाही से ये आशा करते थे कि जितने भी दोष हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में उनका निराकरण हो और भारतीयों को स्वशासन की ओर तत्पर किया जाए। स्वशासन का अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार करना, सुधार करते हुए उन्हें एक वास्तविक संस्था बनाना और जनता को अपने मामले का प्रबंध स्वयं करने देना। तो यानी कि व्यक्ति के हाथ में शासन यानी भारतीयों के हाथ में शासन सौंपना ही स्वशासन का लक्ष्य था। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वशासन प्राप्त करने की ओर बढ़ना था, लेकिन वो उस स्वशासन को एकदम से हासिल नहीं करना चाहते थे, वो उसको एक क्रमिक तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। उनका तीसरा विचार है सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध। गोखले सत्ता के केंद्रीयकरण के विरोधी थे और उन्होंने कहा सत्ता का केंद्रीकरण, प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता एक तरह से जनता में कष्टों को बढ़ाती है और इसीलिए उन्होंने बार बार ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिए कि किस तरह से सत्ता में विकेंद्रीकरण किया जाए। उनके जो सुझाव थे उनमें मैं कुछ सुझाव आपको बता रही हूँ, जिसमें पहला सुझाव था प्रांतीय विधान परिषद के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करना। तो प्रांतीय विधान परिषदों के आकार शक्ति में वृद्धि करके उनके प्रांतीय जो विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का तात्पर्य है कि जितना ज्यादा उनको सत्ता हस्तांतरित की जाएगी वो उस सत्ता को जितना प्रयोग में लेंगे उतना अधिक ही जो प्रांतीय विधान परिषद हैं वो सक्षम बनेगी। दूसरी चीज थी जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण हो जो कलेक्टर को प्रशासनिक मामलों में सलाह दे। तीसरी चीज जो हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने दी वो ये थी कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में, तो प्रशासन को सबसे निम्न स्तर पे ले जाने की बात उन्होंने की और ये एक प्रकार से बताता है कि उन्होंने हर रूप में सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध किया। उनका अगला राजनीतिक विचार है प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और वो भारत में वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का समर्थन करते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बार बार आग्रह किया। इसमें पहला उनका सुझाव था कि भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने का जो ये प्रयास ब्रिटिश नौकरशाही कर रही है वो गलत है, अनुचित है। दूसरी चीज, गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो जनकल्याण पर बहुत अधिक व्यय करे और सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए। तीसरी चीज थी सैनिक व्यय कम किया जाए और प्रशासनिक सुधारों के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा, बार बार शिकायत भी की कि शिक्षा, सफाई और अन्य जन कल्याणकारी कार्यों पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा जो कि किया जाना चाहिए। उनका एक अन्य सुझाव ये भी था कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य
होनी चाहिए और इस पे उन्होंने बहुत बल दिया। गोखले ने नमक कर और रुई के माल उत्पादन कर पे भी एक विरोध प्रदर्शित किया, ये कहते हुए कि ये दोनों ही कर गरीबों के ऊपर काफी बोझ डालते हैं। तो इसलिए इस और जो कि एक बहुत छोटी मांग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इस कर से भी भारत में रहने वाली गरीब आबादी को बहुत कष्ट झेलना होता है और इसका भी ध्यान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिलाया। गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 मांगे अपनी ब्रिटिश सरकार के पास रखी थी और ये आग्रह किया उनसे कि इन मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। इसी तरह उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन बहिष्कार के प्रति अपनी कुछ हद तक शंका उन्होंने व्यक्त की। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। आपने पूर्व के लेक्चर में जब पढ़ा होगा बंगाल विभाजन, तब मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस स्वदेशी आंदोलन को सभी ने एक उच्च कोटि का आर्थिक आंदोलन बताया था। तो ऐसे समय में गोखले ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया। उन्होंने ये बताया कि ये एक आर्थिक आंदोलन है। उन्होंने 1905 की वाराणसी कांग्रेस में कहा भी कि स्वदेशी का आर्थिक आंदोलन होने के साथ एक देशभक्ति का आंदोलन भी है। जिस श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है, उसमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। पर स्वदेशी का समर्थक होते हुए भी उन्होंने बहिष्कार को पसंद नहीं किया और ना ही इस तरीके के आंदोलन को अपना ज्यादा समर्थन दिया। उनका ये मानना था कि ये आंदोलन एक नकारात्मक और उग्र आंदोलन है। जैसा कि आप जान रहे हैं या मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने एक संवैधानिक तरीके के आंदोलनों को पसंद किया और वो बहुत हद तक नकारात्मक आंदोलनों का समर्थन नहीं करते थे। तीसरी चीज थी कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता या सांप्रदायिक एकता में अपना विश्वास व्यक्त किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि मुसलमान और हिंदू चाहे दो अलग जाति और संप्रदाय हैं, लेकिन भारत की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से और संपूर्ण भारत के विकास की दृष्टि से इन दोनों का ही साथ मिलके चलना, कार्य करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया, शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, तो उन्होंने उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिस वजह से उनकी आलोचना भी की गई, क्योंकि उनको लगता था ये धार्मिक विभेद पैदा करेगा भारत में। 1905 में जब उन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की, तब भी उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। तो इस तरह से सांप्रदायिक एकता में भी उनका विश्वास था। और अंतिम चीज थी राजनीति का आध्यात्मिकरण। आप बहुत पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गोखले को गांधी, जब वो दक्षिणी अफ्रीका गए थे तभी से उनका संपर्क गांधी से था और तब गांधी उन्हें अपना गुरु, राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले राजनीति में नैतिकता और उच्च उद्देश्यों को लेकर आए थे और उन्होंने हमेशा इस बात पे बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए और साधन साध्य की पवित्रता, जिसकी बात गांधी ने बहुत बहुत गहराई से, या जिसे कहना चाहिए बहुत, जिस बात पे बहुत स्ट्रेस दिया, उस साधन साध्य की अवधारणा की बात गोखले ने ही की थी। और उन्होंने जो राजनीति का आध्यात्मिकरण करने की बात की, उसका आधार ही राजनीतिक नैतिकता था और जिसका असर गांधी पे हमको नजर आता है। बाद में लोग गांधी को महात्मा मानते हैं इसी कारण, क्योंकि उन्होंने उन्हीं राजनीतिक मूल्यों को, राजनीति में उन्हीं मूल्यों को अपनाया जिन्हें अब तक हम नैतिकता के या धार्मिक क्षेत्र के मूल्य समझते थे। तो ये दरअसल गोखले का ही असर था। 1905 में उन्होंने भारत सेवक संघ या समाज की जो स्थापना की, उसका उद्देश्य भी राजनीति का एक शुद्धिकरण करके उसे धर्म और नैतिकता से संबद्ध करना था। और इस रूप में राजनीति का आध्यात्मिकरण, अर्थात राजनीति में आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनको या नैतिक मूल्यों को समायोजित करने की बात गोपाल कृष्ण गोखले ने पहले की। गांधी ने उनसे ये बात ग्रहण की अपने दर्शन के अंदर, और क्योंकि वो गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इसलिए जायज भी था। तो इस रूप में हमने देखे
गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार। अब हम जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामे के बारे में। सन 1909 में लागू किए गए मॉडले मिंटो सुधार से कोई भी उदारवादी, इंक्लूडिंग गोखले, संतुष्ट नहीं थे। सभी पक्ष इस अधिनियम या एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जिसमें कुछ सुधार किए जाएं। ऐसी स्थिति में बंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पे गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की, जिसे युद्ध के बाद क्रियान्वित किया जाना था। गोखले द्वारा तैयार की गई इस योजना को अगस्त 1917 में प्रकाशित किया गया और इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। गोखले ने इस योजना को तैयार करने में फिरोज शाह मेहता और आगा खां का परामर्श लिया और जो सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए उन्हें हम 3 शीर्षकों के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहला था प्रांतीय शासन। उनका ये मानना था कि प्रांतीय शासन के संबंध में कुछ परिवर्तन होने चाहिए और वो परिवर्तन कौन से थे। उसमें पहला था प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से हो। दूसरी चीज, गवर्नर की सहायता और परामर्श के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो जिसमें 3 भारतीय और 3 अंग्रेज हो। तीसरी चीज, प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए जिसकी संख्या 75 से 100 के बीच में होनी चाहिए, यानी 75 से 100 सदस्यों के बीच में होनी चाहिए। इस परिषद में कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से या विशिष्ट वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए। चौथी चीज, प्रांतों की कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा जर्मनी में इंपीरियल गवर्नमेंट और उनकी व्यवस्थापिका के बीच में हो। पांचवी चीज, इस प्रकार इसका पुनर्गठन हो कि विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा भार सौंपा जाना चाहिए। उनको वस्तुतः सभी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, वित्तीय शक्तियों सहित। तो ये भी उनका एक सुझाव था। उनका अगला सुझाव था कि प्रांतीय स्वशासन की ये योजना तब तक अधूरी रहेगी जब तक 2 काम ना किए जाएं, और वो 2 काम क्या थे। पहला, जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाए। उसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत छोटी जिला परिषद सौंप दी जाएं या जोड़ दी जाएं। दूसरी चीज, स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए और ये स्थानीय संस्थाएं हैं ग्राम पंचायतें, म्यूनिसिपल बोर्ड, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गोखले का ऐसा मानना था कि सत्ता को विकेंद्रित किया जाना चाहिए गांव के स्तर तक। और आप यहाँ पर भी गोखले के विचारों या गांधी के विचारों में जब ग्राम स्वराज्य के ऊपर इतना बल देखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं असर गोखले के विचारों से ही था, क्योंकि गांधी जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गोखले का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पर गोखले ने बहुत अधिक विकेंद्रीकरण की बात की है और प्रांतीय विकेंद्रीकरण को उन्होंने ग्राम के स्तर तक ले जाने की बात कही है। तो ये उनके कुछ प्रांतीय शासन को सशक्त करने वाले सुझाव थे। फिर उन्होंने केंद्रीय शासन के संदर्भ में भी अपने कुछ सुझाव दिए। उनका मानना था कि केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र का होना चाहिए। अगर आप सारा ही अधिकार केंद्र का रख रहे हैं तो फिर प्रांत की स्वायत्ता का तो कोई मतलब ही नहीं है। अतः उन्होंने ये सुझाव दिया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल 6 विभाग और इस प्रकार उसके 6 सदस्य होने चाहिए। तो एक तरह से केंद्र का शासन जो है वो प्रांतीय शासन पर बहुत नाम मात्र का नियंत्रण रखे। दूसरी चीज, केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी जानी चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़ा के 100 कर देनी चाहिए। तो इस तरह से केंद्रीय विधान परिषद का भी भारतीयकरण होना चाहिए। तीसरी चीज, इस प्रकार गठित भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे नियंत्रण तो या सारी जो बागडोर थी वो तो भारत मंत्री के हाथ में थी। तो इस तरह से वित्तीय तौर पे तो बिल्कुल जो शासन था वो पंगु था। इसलिए अन्य मामलों में भी भारत मंत्री का नियंत्रण कम हो, साथ साथ वित्तीय मामलों में भी भारत मंत्री का नियंत्रण कम होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और भी सुझाव दिए, और वो सुझाव इस प्रकार थे कि स्थल सेना और नौसेना में अब भारतीयों को कमीशन दिए जाने चाहिए और उसके लिए थल सेना और नौसेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय उसमें आएं। इस योजना में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता भी उन्होंने स्वीकार की। इस रूप में उन्होंने ये कुछ सुझाव दिए, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आगा खां के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन हो, पर फिर भी इस योजना में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो उन्होंने सुझाव दिया था उससे थोड़ा सा लोगों ने उनकी आलोचना की थी। पर अदर देन दैट ये जो गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा है वो एक काफ़ी उनकी रचनात्मक जो और सकारात्मक जो क्षमता थी राजनीति में उसको प्रदर्शित करता है। उन्होंने बहुत ही गहनता से भारतीय राजनीति का अध्ययन करा और क्या परिवर्तन उसमें होने चाहिए वो उनके इस सारे वसीयतनामे में नजर आता है। धन्यवाद।